वैसे तो आप देख रहे हैं डंके के चोट पर भी, लेकिन इस वक्त पूरे देश की निगाह इस बात पर लगी हुई है कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में और साथ ही गुजरात में। हम आज हिमाचल प्रदेश का जायजा ले रहे हैं, कल हम आपको बताएंगे गुजरात के बारे में। हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक के पहले काफी कुछ आंकड़े दिखाए, तो ये बताने की कोशिश की थी आई विन 7 ऑफ द वीक के लिए जो CSDS ने सर्वे किया था, उसके मुताबिक वहां पे क्या हालात है, कौन कौन से मुद्दे हैं और किस पार्टी को कितना वोट मिलने वाला है। दरअसल ये सर्वे 14 से 21 अक्टूबर के बीच किया गया था। 30 विधानसभा सीटों में हमने 2014 मतदाताओं की राय जानी थी। सर्वे के दौरान हमने 48% महिलाओं से बात की, 21% अनुसूचित जाति और 5% अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया था। और इन तमाम मसलों पर बात करने के साथ साथ हम आपको बता दें कि इस बार जिस पर सबकी नजर सबसे ज्यादा लगी हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 2 पॉलिटिकल पार्टीज बीच में लड़ाई होती है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ऐसे में 2 नेता महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमने जो आंकड़े आपको दिखाए थे उसके मुताबिक बीजेपी को 41% वोट मिलने की वहां उम्मीद है और कांग्रेस को 40%। बीजेपी के 3% वोट खिसक रहे हैं, कांग्रेस को 1% वोट का फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर यह है वो खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है, फोटो फिनिश है और यह कहना अभी मुश्किल होगा किसकी सरकार वहां बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। ये दिलचस्प आंकड़ा है। वहां पर आपको बता दें कि प्रेम कुमार सिंह धूमल की सरकार पिछले 5 सालों से काबिज है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल अब से कुछ देर पहले हमारे साथ थे, देखते हैं उन्होंने क्या कहा हमारे सर्वे के बारे में। कि सारे देश में शायद मैं ही एकमात्र मुख्यमंत्री हूं जहां किसान कृषि विभाग को और पशुपालन को मैंने अपने पास रखा है, क्योंकि मैं मानता हूं जब तक ग्रामीण स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। अभी हमने पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना जो 2008 से शुरू की थी, उसमें हम देश में पहला राज्य है जो 12% खर्च अपना बजट का कृषि क्षेत्र में कर रहा है और पॉली हाउस बनाने के लिए 80% सब्सिडी दे रहे हैं। हमारा पिछले साल सेब का उत्पादन 2200 करोड़ से कम होके 900 करोड़ रह गया, 1300 करोड़ का शॉर्टफॉल था। लेकिन ऑफ सीजन वेजिटेबल जो 250 करोड़ की होती है वो 2250 करोड़ की होके हमारे एग्रीकल्चर इनकम में वृद्धि हुई है। पर कैपिटा इनकम 43,900 बढ़कर 73,600 हो गई है। तो इसमें स्वयं मुझे अचंभा हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपके आंकड़ों में, मैं निश्चित तौर पे मैं चिंतित भी हूं और हैरान भी हूं इस बात से। यानी इस वक्त की बड़ी खबर यह नजर आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है और वहां किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी फिलहाल अभी कहना मुश्किल है। प्रभु, क्या आपको ये आंकड़े थोड़े चौंकाते हैं? ये चौंकाने वाली, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि 2 ही पार्टी राष्ट्रीय पार्टी वहां पर है, पर एक बात देखना होगा कि आपने कहा इतने जो अन्य लोग हैं 19% वोट उनको मिले, और टीएमसी ने कितने कैंडिडेट वहां पर खड़े किए हैं, क्योंकि केडी सिंह जो उनके एमपी हैं वहां पर जा रहे हैं, काफी उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं और काफी चुन के वो कौन सी जात के हैं, कौन सी पार्टी के हैं। अगर वो जो 19% लोग जो हैं उनमें से अगर 2% वहां और चले गए बीजेपी से कट करके एंटी इनकम्बेंसी, तो नुकसान हो सकता है। चौंकाने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि धूमल सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी चीजों में परफॉर्मेंस सबने मानी है कि वहां पर डेवलपमेंट हुआ है, परंतु जो आपने कहा परिवारवाद है, दूसरा है, और वीरभद्र सिंह की जितनी भी कोशिश हुई, उनके ऊपर आरोप भी लगे, कोर्ट केसेस भी बने, परंतु अभी भी लगता है कि उनकी इमेज के ऊपर इतना डेंट नहीं हुआ जितना कहीं और जैसे केंद्रीय नेताओं पर हुआ। वीरभद्र की लोकल जनता अभी भी करप्शन को इश्यू नहीं मानती, वो वीरभद्र के पीछे अभी भी लगी हुई है। तो आंकड़े इसलिए कि वीरभद्र अभी भी लगता है कि बीजेपी के अंदर शांता कुमार और वीरभद्र का कंपैरिजन हो सकता है। धूमल जी ने अपना एक सर बनाया है, परंतु जब वहां पर नेताओं की बात आती है तो पहला नंबर अभी भी वीरभद्र का आता है, उसके बाद बाकी नेताओं का आता है। तो ये एक है कि वीरभद्र को प्रोजेक्ट करने के बाद लगता है कांग्रेस का जो ग्राउंड गिरता चला जा रहा था उसमें रिकवरी हुई है। ये एक उस चौंकाने वाली बात जरूर है कि वीरभद्र अभी भी कांग्रेस के लिए वोट खींच सकते हैं। ये एक मेरे को लगता है कि एक बड़ी खबर है इसके अंदर। आलोक जी, क्या आपको हैरानी हो रही? देखिए, हैरानी इसलिए नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो पहले भी हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसे इलाके हैं 19 काउंसिल जहां पर शांता कुमार का उनका प्रभाव रहा है, वहां पर जो एक असंतोष उभरा
एक होता है ना हमारा लीडर नहीं है उसके हिसाब से, जबकि शांता कुमार की भी अच्छी इमेज खुद की रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ उसका असर नुकसान हो रहा है। और जैसा प्रभु जी ने कहा, कुछ और लोग जब खड़े हो जाते हैं, कुछ पार्टी के असंतुष्ट लोग भी वहां खड़े हो गए, बीजेपी के भी कई असंतुष्ट खड़े हो गए, वो जो वोट काटेंगे उसका फायदा भी कांग्रेस को मिल रहा है। और इसलिए एक तो ये बात सही है कि भारत में भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा होते हुए भी हमारे गांव कस्बों में आज भी जो पुरानी लॉयल्टी है, किसी ने छोटे छोटे काम किए हैं। आपको याद हो आशुतोष जी, बड़े कल्पना राय अपने इलाके में कितना जीते थे, हम और आप कितना आलोचना करते थे भ्रष्टाचार, वो खुलेआम कहते भी थे कि क्री के बगैर पैसे काम नहीं होता। उसके बाद भी अपने इलाके में यदि उसने काम किया लोगों का, तो वो जीत के आ जाते थे। ये एक विडंबना कहना चाहिए डेमोक्रेसी की है। यदि वो बेईमान भी है लेकिन काम कर रहा है गांव के लिए, तो लोग उसको वोट देते। और हिमाचल में वैसा होता दिखता है आपके सर्वे के हिसाब से। बिल्कुल। और हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनसे चर्चा करने के पहले बता दें, लोगों की दिलचस्पी इस बारे में होगी कि हिमाचल प्रदेश के लोग किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। दरअसल हमने जो सर्वे किया उस सर्वे के मुताबिक 34% लोगों ने कहा कि वो प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं 33% लोगों ने कहा कि वो वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यहां भी अगर आप देखिए तो बहुत ही दिलचस्प आंकड़े, 34% लोग धूमल को, जबकि वो इस वक्त सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, और वीरभद्र सिंह जो जिनके भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, 33% लोग उनको चाहते थे, जबकि वो स्टेट में काम नहीं कर रहे थे, सेंटर के अंदर थे। शाहनवाज हुसैन, ऐसा लग रहा है कि वीरभद्र सिंह तमाम आरोपों के बावजूद भी आपके मुख्यमंत्री को बड़ी तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। यह आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है? देखिए, हिमाचल में जो ट्रेंड रहा उसको आपका सर्वे देखकर लग रहा है कि इस तरह की सर्वे की आज अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि जो सर्वे आता है उसमें जो सरकारें बनी हुई सरकार है हिमाचल में, और खासकर दोनों पहाड़ पर लोग दिखाते हैं कि वो सरकारें रिपीट नहीं हो रही। जबकि ये आपके सर्वे को देखकर मैं इस बात से सहमत हुआ हूं कि ये आंकड़े और अच्छे होंगे और पहाड़ पर कमल खिलेगा, इसमें कोई शक मुझे अब नहीं लग रहा। वीरभद्र सिंह जी भले स्टेट में, जब वो कह रहे हैं कि वो सेंट्रल में थे, प्रभु जी ने कहा सेंट्रल में थे, लेकिन दिलो दिमाग उनका पूरी तरह से स्टेट में ही रहा है। और शायद वो कांग्रेस की मजबूरी भी है। कांग्रेस जो भी कहे उनके बारे में जी, वो मजबूरी में उठाया गया कदम है, बहुत उनके साथ न रहते हुए। बट शाहनवाज भाई, आपको लगता है कि वहां कमल खिलेगा? लेकिन अगर जो हमारे आंकड़े कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं 3% वोट आपके कम हो रहे हैं और कांग्रेस का 1% वोट बढ़ रहा है, जो हमारे आंकड़े कह रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आज देखिए आशु जी, आज नरेंद्र मोदी जी गए हैं और उससे पहले अडवाणी जी गए, 1 तारीख को मैं जाऊंगा, उसके बाद और लोग जाएंगे, तो दिनों दिन तो वोट बढ़ेगा ही ना। आपका सर्वे तो 2 दिन पुराना होगा। आपने जोड़ लिया अपने को वहां जो बट लेकिन शाहनवाज भाई, गुजरात में तो आप लोग आश्वस्त रहते हैं कि आपकी सरकार बनेगी। जाएंगे तो कम से कम 1 वोट तो बढ़ाएंगे। हाँ, 1 वोट जरूर, अपना वोट डाल देना वहां। बट आलोक जी, ये क्या है? भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लग रहे वीरभद्र सिंह के ऊपर। क्या उनको देर से प्रोजेक्ट करने में कांग्रेस ने देरी की? निश्चित रूप से तो ये बात सही है कि जिस तरह की दुविधा रही और पार्टी में जो दबाव थे कि वीरभद्र सिंह को नहीं करना चाहिए, बल्कि वीरभद्र सिंह तो बिल्कुल पार्टी छोड़ने के कगार की स्थिति में आ गए थे। इसलिए यदि पार्टी पहले से, ये एक सबसे जो राज्यों के सेनापति, वो बीजेपी में भी कई बार समस्या होती है, लेकिन बीजेपी में इस समय इतनी बड़ी समस्या नहीं है। कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या है कि प्रादेशिक नेतृत्व को लेकर के कभी भी पार्टी क्लियर नहीं होती। यहां समझ में आता है चलिए मनमोहन सिंह के बाद राहुल गांधी बनेंगे, नहीं बनेंगे, उसमें कोई शंका शायद ज्यादा नहीं करते, लेकिन राज्यों में कौन होगा? आपने यूपी में भी ऐसा ही हुआ था। यदि रीता बहुगुणा को माने कि बेनी प्रसाद को माने, इसी को लेकर झगड़ा, मतलब उससे ज्यादा नुकसान पार्टी में ज्यादा होता है। गुजरात में कोई है नहीं, लेकिन यहां है कि दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वीरभद्र सिंह को लाए, देरी से लाए। लेकिन जैसा हम कह रहे थे कि वहां शांति प्रिय लोग हैं, और इसलिए बड़ा कांटे का जो आपका सर्वे, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सही है, जहां बहुत कांटे की है मुकाबला, और हम लोग बहुत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि धूमल बनेंगे वो बनेंगे। बट क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का भी असर है? क्योंकि जो हमने आंकड़े दिखाए थे उन आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट था कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई का मुद्दा है, और महंगाई का मुद्दा हिमाचल प्रदेश के अंदर 44% लोग मानते हैं, और नंबर 2 पे वहां पे किसानों का मुद्दा है, जिसको सिर्फ लोग 14% मानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी 13% लोगों के लिए मुद्दा है, और भ्रष्टाचार 8% लोगों के लिए मुद्दा है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मनमोहन सिंह, क्या उसका खमियाजा वहां पर कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में उठाना पड़ेगा? देखिए अशोक जी, एक ही बात कहूंगा मैं, यदि नेहरू के भाषण भी पढ़ लें आप
बाकायदा वो तो तारीखों में दर्ज हैं। नेहरू, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह से लेकर के और वाजपेयी तक, या आज मनमोहन सिंह तक, भ्रष्टाचार पर यही प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। इसलिए मुद्दा तो इससे भी ज्यादा नेहरू के समय में भी रहा है, और वो भी कहते थे कि नहीं वोट देना। अर्जुन सिंह के पिता को तो वो चुनाव में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था इसको वोट मत देना, ये मेरा कैंडिडेट था, लेकिन हटा दीजिए, और बाद में जेल भिजवा दिया। इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा नया नहीं है। लोगों में भ्रष्टाचार पर नाराजगी है आज भी, महंगाई पर भी बहुत नाराजगी होती है। महंगाई भी उसी तरह से पिछले 60 वर्षों में बार बार ऐसे स्थितियां आई हैं जब बहुत महंगाई रहा है। इसलिए ये मुद्दे तो रहेंगे, लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि ज्यादा जागरूकता बढ़ी है हिमाचल में पहले के मुकाबले में, और इसलिए स्थानीय मुद्दे भी बहुत प्रमुख है। यदि सड़क नहीं बनी, रोजगार नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, जो आपका सर्वे कह रहा है, तो उसका भी एक मुद्दा होगा जिसका असर इस चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट प्रभु जी, क्या ये केंद्र सरकार के लिए दिक्कत की बात है क्या कि भाई लोकल लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं, राज्य के इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां भी महंगाई, और वहां की महंगाई के लिए लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? पहले भी हमने डिस्कस किया कि महंगाई के लिए लोग, क्योंकि नेशनल इशू है, हर जगह महंगाई बढ़ती चली जा रही है। परंतु मैं फिर बताना चाहता हूं, लोकल इलेक्शन हमेशा लोकल नेता के नाम पर लड़े जाते हैं। उसमें महंगाई एक मुद्दा जरूर हो सकता है, पर कई बार लगता है कि हमारे को अच्छी सरकार कौन दे सकता है, अच्छा नेता कौन हमारे नजदीक है। जैसे बता रहे थे कि कई पुराने नेता जो होते हैं उनके कार्यकर्ता गांव में होते हैं, किसी को अप्लाई किया होता है, तो धूमल जी हैं या शांता कुमार जी हैं, वीरभद्र सिंह जी हैं, उनके कनेक्शन वहां के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इमोशनल कांटेक्ट है, पॉलिटिकल वर्कर उनके साथ हैं। अब बीजेपी ने एक तो वहां पर छोटा सा बम उस दिन की उनके खिलाफ एक वो जो इनकम टैक्स के कागज ला करके रख दिए थे, परंतु लगता है कि उससे फायदा ना हो जाए उनको वीरभद्र सिंह के, क्योंकि करप्शन इश्यू जब बन ही नहीं रहा तो चाहते कि हमारा नेता अच्छा कौन सा होना चाहिए। अब 33%, 1% का धूमल जी जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की, जिनका काम भी अच्छा रहा, हर जगह दिखाई दे रहा हमारे सर्वे के अंदर, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि वीरभद्र भी अच्छा चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब जी, जो कांग्रेस के पास लोकल नेता खड़ा करने की कोई नया कोई खड़ा करते, आनंद शर्मा राष्ट्रीय नेता बन गए, इसलिए वो लोकल जाना नहीं चाहते। तो ये एक वीरभद्र सिंह के मुकाबले में वहां पर धूमल वो राष्ट्रीय नेता नहीं बनना चाहते कि वो राष्ट्रीय नेताओं कि जैसे वो कह रहे हैं अपने शाहनवाज, मैं जाऊंगा तो वोट बढ़ जाएगा, तो वहां पर राष्ट्रीय नेता ज्यादा वो राष्ट्र में आना नहीं चाहते, यहाँ के लोग जाकर वोट इकट्ठा कर रहे हैं उनके लिए। पर कांग्रेस के पास राष्ट्रीय नेता भी नहीं जिनके नाम से वोट मिले, इसलिए वीरभद्र के नाम से वहां पर वोट मिल रहे हैं। और कांग्रेस को नुकसान नेताओं की वजह से। बड़ी दिलचस्प बात यह कि दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर के लोगों के अंदर भले ही भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा हो, वीरभद्र को लेकर यहां वाकई बहुत तरीके के चर्चे चले हो, लेकिन जब वीरभद्र के बारे में सवाल यह पूछा गया कि करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर क्या एक राजनीतिक साजिश के तहत लगाए गए, तो 34% लोगों ने कहा हां, 26% लोगों ने इससे इनकार किया। फिर यह भी सवाल पूछा गया कि क्या वीरभद्र पार्टी की चिंता नहीं करते, तो 28% लोगों ने कहा हां और 32% लोगों ने कहा ना। यानी लोगों को यह लगता है कि वीरभद्र सिंह जो है, मेजॉरिटी यह महसूस करती है कि वीरभद्र के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, दरअसल वो एक षड्यंत्र के तहत लगे थे और वो पार्टी की चिंता ज्यादा करते हैं। शाहनवाज जी, आप तो राजनीति में लंबे समय से हैं, आप कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं, क्या ये जो भ्रष्टाचार को लेकर देश के अंदर एक अजीब तरीके की उहापोह मची हुई है, हंगामा खड़ा हुआ है, रोज अखबारों में भ्रष्टाचार खुलासे होते हैं, क्या ये कोई मुद्दे नहीं है राजनीति के अंदर? क्या इन आंदोलनों का कोई भविष्य नहीं नजर आता आपको? नहीं, मुद्दा तो है ही। देखिए, ये जो रिपोर्ट आ रही है, आपकी सर्वे आ रही है, जो कांग्रेस की हालत है उसकी केंद्र में भी जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस है उसके खिलाफ भी वोट होगा। अभी आप देख लें कि उत्तराखंड का बाई इलेक्शन हुआ जी, और प्रभु जी इस बात को नहीं मानेंगे, हमारे पुराने विचार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि मैं वहां कैंपेन में गया था, बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज का वोट मिला उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल की सीट पे। इसलिए मैंने कहा कि जब धूमल साहब के यहाँ जो आप दिखा रहे हैं कि जो माइनॉरिटी का भी वोट है, वो इतना खुश है धूमल साहब से, इसलिए वो वोट उनको मिलेगा। मैं भ्रष्टाचार के मसले बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई वोट दे आपकी तरफ से बीजेपी का जवाब दिया है वो। सर, मैं शाहनवाज भाई, कह रहा हूं कि जब कोई वर्कर भी जाता है इसलिए जाता है। नहीं शाहनवाज भाई, मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी वीरभद्र सिंह के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही, लेकिन हमारा सर्वे ये कहता है कि वो वीरभद्र को भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त नहीं मानता, मेजॉरिटी मानती है कि उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। देखिए, आपका सर्वे ये कह सकता है, लेकिन ये सही है कि जो परसेप्शन है वीरभद्र सिंह जी के लिए, वहां कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आरोप लगा है उसका असर है। जब हमारे नेता किसी भी रैली में इस बात का जिक्र करते हैं तो पब्लिक में बड़ा रिस्पांस आता है इस बात पे। आज की भी सभा में जब इसका जिक्र हमारे नेताओं ने किया तो उस पर पब्लिक का रिस्पांस आता है।
और ये जो आरोप लगा है जी, ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया, ये सच्चाई है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बताने का काम किया और वो मुद्दा बन रहा है वहां। मुद्दा आलोक जी, अगर वो मुद्दा नहीं होता शाहनवाज भाई तो आप हार गए होते। नहीं, षड्यंत्र की बात है। षड्यंत्र गडकरी साहब भी तो आज यही कह रहे हैं कि षड्यंत्र है। इसलिए देखिए, मैंने शाहनवाज जी ये मानेंगे कि गडकरी भी कहते हैं षड्यंत्र है, वीरभद्र सिंह भी कहते हैं षड्यंत्र है, और जनता लोग भी मान लेते हैं षड्यंत्र है। क्योंकि क्या होता है कि आप यदि कुछ काम, यदि लोगों के मन में एक सहानुभूति भी होती है, और वीरभद्र सिंह जैसे नेता हो या धूमल जी हो या गडकरी भी हो, तो उनके भी कई सपोर्टर्स होते हैं जो कहते हैं आप देखिए इनको इस समय में क्यों फंसा दिया गया, इस समय क्यों उछाला गया, वीरभद्र सिंह के बारे में ये बातें पहले क्यों नहीं आई। तो इसलिए जो भोले भाले लोग हैं, अशोक जी इतना तो मानेंगे, हिमाचल को शाहनवाज जी क्रेडिट देंगे कि हिमाचल में बहुत भोले भाले लोग हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो समझते हैं कि षड्यंत्र होता है, बेचारे शरीफ आदमी को लोग इस तरह के जबरदस्ती फंसा देते हैं। लेकिन षड्यंत्र धूमल साहब ने नहीं किया, षड्यंत्र जो सर्वे है इसके आधार पर कहा जाए मनमोहन सिंह सरकार को किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए, वो दिल्ली में भले ही उसको लेकर चर्चा हो जाए, टीवी स्टूडियो में भले ही आप कितने भी नारे लगा लें, सिविल सोसाइटी कुछ भी कर ले, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहता है चौथे नंबर का मुद्दा है, 5वें नंबर का मुद्दा है। ये राज्य का मुद्दा है, केंद्र में नहीं है, केंद्र में नहीं स्थिति। जब केंद्र का चुनाव होगा तब आपको लगेगा इसका असर कितना है। कि पार्लियामेंट चुनाव के ऊपर ये मुद्दे बने हैं कि केंद्रीय सरकार के मंत्री के ऊपर आरोप हैं, केंद्रीय नेताओं के ऊपर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर भी हैं, चाहे वो मोटिवेटेड है या नहीं है, तो फ्यूचर बताएगा जब रिपोर्ट आएगी। इन्होंने इंक्वायरी मांगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा केंद्र में बन सकता है, परंतु जब फिर भी देखा कई बार जो भ्रष्टाचारी जिनको कहा जाता है, अगर राजा की कॉन्स्टिट्यूशन में चले गए, मैं उनके साथ गया था, अगर आज वो चुनाव लड़ेंगे वहां पर बाकी लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी, जिस तरह का वहां पर रिस्पॉन्स उसको मिलता है। परंतु ओवरऑल जब लगता है कि एक पार्टी के ऊपर बार बार आक्रमण होता है भ्रष्टाचार का, और इनकम्बेंसी अगर 10 साल से हैं और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के लग रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रही है, तो जब केंद्र का मुद्दा आएगा उस पर केंद्र के ऊपर हावी होगा। पर केंद्र स्टेट लेवल पर करप्शन का भी हावी नहीं हुई है। क्यों? फैमिली परिवारवाद जरूर है, जैसे डीएम की सरकार आ रही है वहां परिवारवाद की वजह ज्यादा आ रही है, ना कि भ्रष्टाचार की वजह से। यानी मतलब जो राज्य के चुनाव होंगे वो स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर, स्थानीय लीडरशिप के आधार पर हो। मोदी जो है अपने एक इशू को लेकर जा रहे हैं भ्रष्टाचार से बाहर की, डेवलपमेंट है या मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। क्या आजकल प्रोजेक्शन बीजेपी का क्या है? क्या आज वो गए, पता है क्या स्टेटमेंट था उनका, कि मैं आपको वायदा करता हूं कि मेरा हिमाचल भी उतना हो जाएगा जैसे गुजरात है। तो अब देखिए मोदी साहब को अब मेरा हिमाचल लगा कि उनको लगता है कि भारत मेरा हो गया, सीधी सी बात है। तो इस तरह के जब प्रोजेक्शन करने लग गए वहां पर, तो ये भारतीय को लगना चाहिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरा है। अच्छा ठीक है। शाहनवाज भाई, ये कहना तो देशभक्ति का प्रमाण है। नेता अडवाणी नहीं कहते मेरा हिमाचल, बट शाहनवाज भाई हम भी कह सकते हैं। मैं मेरी दिल्ली कह सकता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, हिमाचली नहीं हूँ। नहीं, बट शाहनवाज भाई एक सवाल मेरा हिमाचल कहने में तो और प्राउड है ना। चलिए शाहनवाज भाई, एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि जो किसानों के मसले पर धूमल की सरकार बुरी तरीके से नाकाम रही है, और ये महंगाई के बाद वहां दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। क्यों किसानों के मसले पर क्यों आपकी सरकार वहां काम नहीं कर पाई? नहीं, जैसा धूमल साहब ने अभी आपको बताया कि किसानों के लिए उन्होंने काम किया है। वेजिटेबल्स में बताया कि उन्होंने 200 करोड़ से 2000 करोड़ तक पहुंचाया। ठीक है, कई बार सीजन की वजह से किसान वहां सेब के ज्यादा किसान हैं और उन कहीं सेब की फसल अच्छी ना हो तो उसकी वजह से कई बार लगता है कुछ भी हो तो सरकार की वजह से हो रही है। आपके सर्वे में ऐसा जरूर आया होगा, लेकिन मैं समझता हूं जो आपका सैंपल है जहां तक पहुंचा है, आपने सर्वे किया, उस पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि किसान जब भी मिले हैं हिमाचल के, जब भी मैं हिमाचल गया हूं तो किसानों में बहुत ज्यादा काम धूमल साहब ने किया है और उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा और अभी तक वो किसानों तक अपनी बात पहुंचा पाए। फिर भी अगर सर्वे में आया तो मैं कहता हूं कि पिछले जो 4 दिन का बीजेपी का कैंपेन है जो मैं कह रहा था वो कारपेट बॉम्बिंग की तरह है। हमारे आपके जो अभी भी आपके सर्वे में हमारा बढ़त है और अगर IBN 7 पर सर्वे में हमारा बढ़त है तो आप समझिए हम 2/3 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 5 दिन हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है हिमाचल की जनता के बीच में लेकिन और एक वोटर को हम अप्रोच करेंगे। शाहनवाज देख बताओ, कारपेट बॉम्बिंग आपने वर्ड यूज किया, कितने हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, कौन कौन से नेता लेके जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर से कारपेट बॉम्बिंग करते हैं ना, आपके नेता सारे हेलीकॉप्टर से करते हैं।
भाई वहाँ हिमाचल में कहाँ हेलीकॉप्टर उतारेंगे, वहाँ तो सड़क से काम करते हैं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर वहाँ लगा हुआ है। हम कैडर बेस पार्टी हैं, हम कोई नेता बेस पार्टी तो है नहीं। बट साला भी एक सवाल, और वहाँ वीरभद्र जी के लोग हैं, हमारे तो बीजेपी के वर्कर हैं, वो पूरी जान लगाकर, चाहे वो अडवाणी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, या मेरे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता हो, सब लोग जाकर लगेंगे कि कैसे बीजेपी वहां चुनाव जीते। बट एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। सवाल जब हमने सर्वे में पूछा गया, पहली बार बीजेपी में शायद ऐसा हो रहा कि क्या धूमल परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, तो 47% लोगों ने कहा हाँ वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, 22% लोगों ने कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, जबकि 31% लोगों की इस बारे में कोई राय नहीं रही। यानी बीजेपी के अंदर धूमल एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। जो रोग कांग्रेस को लगा है, दूसरी पार्टियों को लगा, वो बीजेपी को लग रहा है। क्या ये सही मानते इसको आप? नहीं, ये देखिए, हमारा तो विचार परिवार है, उसी को हम अपना परिवार समझते हैं। संघ परिवार हम है। वो आपने जो पूछा होगा, वहां पर हमारे तो विचारों का परिवार है। बट लोग तो अनुराग ठाकुर के बारे में लोग बात कर रहे हैं वहां पे। देखिए, मैं अब एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, या तो संविधान में संशोधन कराइए कि अगर नेता का बेटा टैलेंटेड भी हो तो वो राजनीति में ना आए। अगर अनुराग ठाकुर को आज जो कुछ भी मिला है वो इसलिए नहीं मिला है कि वो धूमल साहब के लड़के हैं जी। वो एक अच्छे कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के रहे, वो एक अच्छे सांसद हैं, पार्लियामेंट में उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, वो क्रिकेट से भी जुड़े हैं, वो आम आदमी से जुड़े हुए हैं हिमाचल में। हाँ, उनके पिताजी का नाम प्रेम कुमार धूमल है, ये हो सकता है, लेकिन वो धूमल साहब के बेटे हैं इसलिए उनको बढ़ाया गया। ये पूरी तरह अनुराग ठाकुर के साथ अन्याय होगा ये कहना। चलिए, राहुल गांधी भी वही चुनाव में क्या है? शाहनवाज, मुझे लगता है कि जब कांग्रेस के बारे में चर्चा होगी तब भी शायद आप इस तरीके के राय रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि हमने जो सर्वे किया था, इस सर्वे के मुताबिक चलते चलते अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, इस सर्वे के मुताबिक महत्वपूर्ण सवाल ये उभर के आया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जबरदस्त की टक्कर है। हालांकि अभी वहां पर बीजेपी को 1% वोटों की बढ़त जरूर मिली हुई है और मुख्यमंत्री के लिए धूमल और वीरभद्र सिंह के बीच में जबरदस्त टक्कर है, लेकिन वहां भी धूमल को 1% की बढ़त मिली। यानी यह कहा जा सकता है कांटे की टक्कर है। अब यह कहना बहुत मुश्किल है कि क्या यह बढ़त जो अभी है वो बीजेपी के खाते में जाएगी या नहीं जाएगी। आज हमने आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में अपने सर्वे की जानकारी दी और एक आकलन करने की कोशिश की। कल हम ठीक 8:30 बजे आपको बताएंगे गुजरात के बारे में कि हमारा जो सर्वे है, जो हमने द वीक के साथ किया था, CSDS ने यह सर्वे हमारे लिए किया था, यह सर्वे क्या कहता है कल रात ठीक 8:30 बजे आप देखना ना भूलिएगा। गुजरात की तस्वीर आपके सामने लेकर आएंगे।